के सेशन की। अलाउद्दीन खिलजी हमने कंप्लीट कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अब कुछ भी नहीं बचा। वो रानी पद्मावती का चाहे किस्सा हो, राणा रतन सिंह हो, अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन हो या प्राइस कंट्रोल सिस्टम हो। अब आगे बढ़ते हैं और अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद, मृत्यु के बाद, ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की डेथ 1316 में हुई। 1316, तो अलाउद्दीन खिलजी की डेथ 1316 में हुई, ठीक है। 5 जनवरी 1316 को कहा जाता है कि डेथ हुई थी। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद नेक्स्ट जो खिलजी वंश का शासक बना उसका नाम था कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। खिलजी हिंदी में भी लिख देता हूं, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। क्लियर है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश का अगला शासक नेक्स्ट किंग बना कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। याद रखना इसका कोई योगदान नहीं है, कोई रोल नहीं है। इतिहासकार इसके बारे में लिखना ही उचित नहीं समझते। उचित आप लोग समझते होंगे भाई पंजाबी च गल आखिए या करिए भी ये बारे बंदे बारे गल करना ही पाप है। सेम वही बात थी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की। हालांकि इसके टाइम की बात की जाए तो 1316 से लेकर 1320 तक का इसका टाइम रहा है। 1316 से लेकर 1320 तक। बस अगर कोई प्रश्न बन सकता है तो वो प्रश्न इसके टाइटल से बन सकता है। टाइटल बोले तो उपाधि, टाइटल बोले तो उपाधि। क्लियर है? इसका जो टाइटल था वो ध्यान से नोट करना। इसकी जो उपाधि थी उल इमाम, उल इमाम, उल इमाम उल्लाह, खिलाफत उल्लाह, उल इमाम खिलाफत उल्लाह। हिंदी में भी लिख देता हूं, उल इमाम खिलाफत उल्लाह। क्लियर है? तो फिर से रिपीट करता हूं एक बार। अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठा, जिसका टाइटल, जिसकी उपाधि थी उल इमाम खिलाफत उल्लाह। ठीक है, 4 साल तक इसने शासन किया। इतिहासकार इसके बारे में बात करना भी उचित नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? उसका कारण, एक इतिहासकार हुए बर्नी। बर्नी का जिक्र आगे आएगा कि ये बर्नी कौन था, तब मैं आपको बताऊंगा। एक इतिहासकार हुए बर्नी। अगर हम बर्नी की किताबों को पढ़े तो बर्नी का ये मानना है, बड़ा अजीबोगरीब राजा था, मुझे बताते हुए थोड़ी शर्म आ रही है, ठीक है। बर्नी के अनुसार, बर्नी का ये मानना है कि ये जो था दरबार में कभी कभी बिना वस्त्रों के आया करता था, यानी कि ओपन, बिना कपड़ों के दरबार में आकर ये निवस्त्र होकर नाचता था। और कहा जाता है कि इसमें कुछ गुण महिलाओं वाले भी थे। कहते हैं कि ये महिलाओं वाले कपड़े पहनता था कभी कभी और दरबार में खुद नाचता और दरबारियों को कहता कि मेरे से पैसे लुटाओ। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह का राजा था। आप कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, मेरे को लगता है, ठीक है। आप इतनी बात से समझ में होंगे, सारे के सारे समझदार हो, ठीक है। तो आगे बात समझ में, तो बर्नी का ये मानना है, बर्नी का ये कहना है कि ये कभी कभी दरबार में निवस्त्र होकर आया करता था, मतलब इसमें उल्टी हरकतें थी। तो भी सारे दरबारी इससे परेशान थे, सारे के सारे दरबारी इससे परेशान थे। तो इसका एक भाई था, इसका भाई था खुसरो खां। खुसरो खां, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसका भाई था, कुछ कहते हैं सेनापति था, ठीक है।
पर ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ से प्रश्न कम ही बनते हैं। तो इतिहासकार कहते हैं कि जो ये अगला शासक बना है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, सारे के सारे दरबारी इससे परेशान थे। क्लियर है? सारे के सारे दरबारी इससे परेशान थे, ठीक है। और सारे के सारे दरबारी इसके भाई के पास पहुंचे जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था खुसरो खां। सारे कहते यार ये क्या है, समझा कर यार, गलत आदमी तुमने बिठा दिया, ये लड़का होकर लड़कों पर ट्राई लगाता है, इसके लक्षण ठीक नहीं है, ठीक है समझ गए होंगे, इसे लड़के पसंद है यार, पीछा छुड़ा इससे। तो कहा जाता है कि खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 में मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी। क्लियर है? तो मुबारक शाह खिलजी की हत्या किसने की? खुसरो खां ने की। क्यों की? क्योंकि सारे के सारे जितने भी राज दरबारी थे वो सब इससे परेशान थे, ठीक है भी। आगे बात समझ में। और इस प्रकार खिलजी वंश का अगला शासक बना खुसरो खां। खुसरो खां, अब इसका नाम ही खुसरो खां है, इसमें ऐसी कोई हरकत नहीं थी, ये ठीक था। खुसरो खां अगला शासक बना। क्लियर? खुसरो खां का टाइम पीरियड भी कब से लेकर कब तक रहेगा? 1320 से लेकर 1320 तक। इतना छोटा टाइम पीरियड, बिल्कुल सही। 15 अप्रैल 1320 में ये राजा बना और 5 सितंबर 1320 को दिल्ली पर अटैक कर दिया गाजी मलिक ने। दिल्ली पर किसने अटैक कर दिया? गाजी मलिक। क्लियर है बच्चों? तो गाजी मलिक ने अटैक कर दिया 5 सितंबर 1320 और खुसरो खां को युद्ध में हरा दिया। खुसरो खां को युद्ध में हरा दिया और इस प्रकार दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किसने कर लिया? दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया गाजी मलिक ने। तो याद रखना, खिलजी वंश का अगर आखिरी राजा पूछे, लास्ट किंग पूछे, तो लास्ट किंग था खुसरो खां। और खुसरो खां पर अटैक कौन करता है? गाजी मलिक। और कब अटैक करता है? 5 सितंबर 1320 को। और इस प्रकार से दिल्ली की गद्दी पर सदा सदा के लिए किसका राज चला गया? खिलजी वंश का। लेकिन यहां से मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जो आगे जाकर आपके काम आएगी। याद रखना, इस खुसरो खां ने एक संत हुए थे, आप सभी ने नाम सुना होगा, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, आप सभी ने ये नाम सुना होगा, दिल्ली के अंदर इनकी दरगाह भी है। तो कहा जाता है कि उस समय में एक संत हुए थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। इस खुसरो खां ने निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख रुपए दान में दिए थे। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर आपने ये क्यों बताया 5 लाख रुपए दान में दिए? बेटा आगे जाकर एक कहानी आएगी बहुत ही इंटरेस्टिंग, और तब नाम आएगा निजामुद्दीन औलिया का। इसलिए आपने ये इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो खिलजी वंश में खुसरो खां हुआ था उसमें 5 लाख रुपए सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को दान में दिए थे और खुसरो खां को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था। किसने? तो याद रखना, गाजी मलिक ने। तो आशा करता हूं यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। तो एक बार आप मेरे को कमेंट करके बता दो कि यहां तक क्लियर है, क्योंकि यहां पर खिलजी वंश खत्म हो गया और मैं नेक्स्ट वंश जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो प्लीज एक बार कमेंट करके बता दो यस या नो। और आप सभी से एक कंप्लेंट है कि आप डे बाय डे कम होते जा रहे हो लाइव, तो काफी मेरे को अच्छा महसूस नहीं होता, ठीक है जी। तो प्लीज एक बार बता दो क्लियर है या नहीं, यस या नो। यस क्लियर है, क्लियर, ठीक है बच्चों। तो क्लियर है बच्चे, क्लियर बोल रहे हैं,
यस यस, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसी बीच में बता दूं बच्चों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइव हुआ करो, हमें भी अच्छा लगता है आप लाइव होते हो। अगर आप बाद में ऑफलाइन क्लास देखते हो तो फिर उसका फायदा नहीं है, फिर तो मैं रिकॉर्ड करके डाल दिया करूंगा लेक्चर। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइव हो, अगर आप हिस्ट्री की क्लासों को आगे कंटिन्यू करवाना चाहते हो और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब भी खिलजी वंश के बाद दिल्ली पर राज करेगा तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है तुगलक वंश का भी। क्लियर? तो खिलजी वंश के बाद दिल्ली की सत्ता पर आया तुगलक वंश। तुगलक वंश के टाइम की बात की जाए तो 1320 से लेकर 1413 तक का जो टाइम रहा है, 1320 से लेकर कब तक का, 1413 तक का जो टाइम रहा है वो किसका रहा है, तुगलक वंश का रहा है। क्लियर? अब यहां पर प्रश्न बनेगा कि तुगलक वंश का फाउंडर, फाउंडर बोले तो संस्थापक, तो बेटा तुगलक वंश का जो फाउंडर था वो था गाजी मलिक। तुगलक वंश का जो संस्थापक यानी कि फाउंडर जो है नहीं सॉरी था, वो कौन था, गाजी मलिक। तो गाजी मलिक ने नींव रखी कौन से वंश की, तुगलक वंश की। कौन से वंश को साइड में करके, खिलजी वंश को साइड में करके। क्लियर है? ठीक है। गाजी मलिक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा 8 सितंबर 1320 को। क्लियर है? मतलब गाजी मलिक ने अपना राज तिलक या अपना राज्याभिषेक कब करवाया, 8 सितंबर 1320 को अपना क्या करवाया, जो है राज्य अभिषेक। क्लियर है? ठीक है। तो दिल्ली को जीतने में और राज्याभिषेक में फर्क है। मतलब दिल्ली को जीता कब था, जीता था 5 सितंबर 1320 को, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, गद्दी पर बैठा 8 सितंबर 1320 को। और गद्दी पर बैठने के बाद इसने अपना नाम क्या कर लिया, चेंज। इसने अपना नाम रखा गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। क्लियर है? ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो याद रखना गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा और दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद अपना नाम रखता है गियासुद्दीन तुगलक। आशा करता हूं यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। यानी कि गाजी मलिकी कौन है, गाजी मलिकी गियासुद्दीन तुगलक है। आज के इस चैप्टर में हम अच्छी तरह से डिटेल पढ़ेंगे गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है? गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक जो था वो कैरोन तुर्क था। कैरोन तुर्क, इससे पहले भी आपने नाम सुने होंगे तुर्क वगैरह के, लेकिन ये कौन सा तुर्क था, कैरोन तुर्क या कैरोना तुर्क। करोना ना लिख देना बेटा, ये कैरोन तुर्क था। कई बच्चे पूछेंगे कैरोन तुर्क का मतलब, कैरोन तुर्क का मतलब कि गियासुद्दीन तुगलक का जो बाप था, बाप यानी कि पिता यानी कि फादर, इसका जो बाप था, इसका जो पिता था वो मुस्लिम था और इसकी जो माता थी यानी कि मदर वो हिंदू थी। क्लियर है? तो इसलिए ये क्या हुआ, कैरोन तुर्क हुआ, क्योंकि बाप मुसलमान था और मां क्या थी, हिंदू थी, इसलिए ये क्या हुआ, कैरोन तुर्क। तो आशा करता हूं यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है भी, और बीच में मैं आपको बता दूं कुछ बातचीत के दौरान कुछ बच्चों की मैसेज है, मैं मैसेज पढ़ लूं एक बार। कुछ बच्चे मैसेज डाल रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। बेटा मैंने कितनी बार कहा है आप लोगों से,
आगे ना दौड़ा करो। मोहम्मद बिन तुगलक आगे आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम ग्यासुद्दीन तुगलक पढ़ रहे हैं, इसलिए आप पहले ग्यासुद्दीन तुगलक को क्लियर कर लो, मोहम्मद बिन तुगलक मैं अपने आप क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपन ने छत तक पहुंचना, ऊपर तक पहुंचना, तो पहली सीढ़ियों से, पहली पौड़ी से गुजरना पड़ेगा, इसलिए आगे की छलांग मत लगाओ। और आज जो है बच्चे काफी कम लाइव है, 54, ठीक है। तो ये प्लीज आप लगातार लाइव हो, और अगर इसी तरह से आप घटते गए तो मेरे को हिस्ट्री का सेशन बंद करना पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ऑफलाइन ही देखना तो फिर हम ऑफलाइन ही पढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप आगे मत दौड़ो इतना। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम बात कर रहे हैं ग्यासुद्दीन तुगलक। सबसे पहली बात, ग्यासुद्दीन तुगलक की कहानी भी सुनाऊंगा। ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, जहां से प्रश्न बनेंगे। ग्यासुद्दीन तुगलक का अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो 1320 से 1325 तक का टाइम पीरियड रहा है ग्यासुद्दीन तुगलक का। यानी कि ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की गद्दी पर कितने साल तक शासन किया, कितने साल तक राज किया? 5 साल तक शासन किया, 5 साल तक राज किया, 1320 से 1325 तक। क्लियर है? तो ये था पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। इसके बाद दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, ग्यासुद्दीन तुगलक के टाइम में, ध्यान से नोट करना, 26 बार, यानी कि 26 टाइम ग्यासुद्दीन तुगलक के समय में, ग्यासुद्दीन तुगलक के टाइम में 26 बार मंगोलों ने अटैक किया था। मंगोल, क्लियर? कितनी बार मंगोल ने अटैक किया था? 26 बार। सबसे ज्यादा बार अगर मंगोलों का अटैक किसी पर हुआ है तो वो किस पर हुआ है? ग्यासुद्दीन तुगलक पर हुआ है। और खास बात ये कि हर अटैक में, हर हमले में ग्यासुद्दीन तुगलक की जीत हुई है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर निकलता है। क्लियर? ठीक है, रख लो भैया, ठीक है। तो 26 बार हमला हुआ है, किसके टाइम में? ग्यासुद्दीन तुगलक के टाइम में। किसने हमला किया? मंगोल्स ने हमला किया, तो सबसे ज्यादा बार हमला किया, ठीक है। ये पॉइंट बनता है। और पॉइंट क्या बनता है, ध्यान से नोट करना। ग्यासुद्दीन तुगलक ने एक नया शहर बनाया, एक नया सिटी बनाया, और जिसका नाम रखा गया तुगलकाबाद। तुगलकाबाद। अगर आपसे पूछा जाए कि तुगलकाबाद नाम का शहर किसने बसाया, तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने बसाया। आज ये शहर दिल्ली में मिल चुका है। 5 साल राज किया, 26 बार मंगोलों का हमला हुआ। सोचने वाली बात है, 5 साल में कितनी लड़ाइयां लड़ी। फिर इसने एक शहर बसाया जिसका क्या नाम रखा गया? तुगलकाबाद। और इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और बनेगा, ग्यासुद्दीन तुगलक ने एक फोर्ट भी बनाया, किला भी बनाया। एक फोर्ट, एक किला, और उस किले का नाम और उस फोर्ट का नाम रखा गया 56 कोट। 56 कोट। क्लियर? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना। 56 कोट का किला किसने बनवाया? ग्यासुद्दीन तुगलक ने बनाया। आज ये दिल्ली में ही है। 1320 से लेकर 1325 तक राज किया। 26 बार मंगोलों ने हमला किया। एक शहर बनाया जिसका क्या नाम रखा गया? जिसका नाम रखा गया तुगलकाबाद। क्लियर है? रख लो यार। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं किसके? ग्यासुद्दीन तुगलक के। एक पॉइंट और बनेगा, वो भी ध्यान से नोट करना। ग्यासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोलों को हराया? 26 बार। जब ग्यासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को 26 बार हराया, तो 26 बार हराने के बाद ग्यासुद्दीन तुगलक ने अपने नाम के आगे टाइटल लगाया, यानी कि उपाधि धारण की।
तो यहां पर एक सीधा प्रश्न बनेगा क्या कि मंगोलों को हराने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी उपाधि धारण की? तो याद रखना, गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी। किसको हराने के बाद? मंगोलों को हराने के बाद। कितनी बार मंगोलों को हराया था? 26 बार मंगोलों को हराया था। एक और चीज याद रखना, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली काल का या दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट किंग था, पहला राजा था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। पहला किंग था, पहला राजा था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। एक बार कमेंट करके बता दो कि यहां तक क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। काफी कुछ जानकारी प्राप्त करनी है हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, तो एक बार लिख के बता दो यस सर या नो सर। एक बार कमेंट कर दो यस सर या नो सर का। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है बच्चों, तो लगभग बच्चों को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। यस यस, मोस्टली बच्चों को क्लियर है, 99%। तो अब क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने लिखा है मेरे को उनकी बात समझ में नहीं आई। ठीक है, बच्चे का नाम भी मैं बोल देता हूँ, किरणजीत कौर। नो सर ऐदा ना करना, ठीक है, तो कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है सर, असी डेली होंगे आ, ठीक है, डेली वाले बच्चे अच्छी बात अगर आप डेली होते हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं। कहा जाता है, जैसा कि हिस्ट्री में लिखा है, कि गयासुद्दीन तुगलक जो था वो फार्मर्स यानी कि किसानों के बारे में काफी सोचता था। आप यूं भी कह सकते हो कि ये किसानों की काफी फेवर करता था। अब कई बच्चे कहेंगे कि कैसे फेवर करता था, तो आइए जानते हैं कैसे फेवर करता था। ठीक है, इतिहास में कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों पर कितना टैक्स कर दिया था? किसानों पर टैक्स कर दिया था 1/2। 1/2 का मतलब हुआ 50%, यानी कि टोटल क्रॉप, टोटल फसल का आधा। तो कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने ये टैक्स हटाकर, हटाकर भी बोल सकते हो या घटाकर भी बोल सकते हो, हटाकर या घटाकर 1/3 कर दिया था। 1/3 का मतलब यानी कि लगभग 33%। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने तो 50% किया था, 50% किया था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने 1/3 कर दिया, यानी कि कितना कर दिया? 33% कर दिया। तो यहां से पता लगता है कि ये किसानों का सोचता था। दूसरी बात ये कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने इरिगेशन के लिए, इरिगेशन बोले तो सिंचाई, कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए कैनल्स भी बनवाई। कैनल्स यानी कि नहरें, तो नहरें बनवाई थी इसने। क्लियर है? और ये दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जिसने नहरें बनवाई, फर्स्ट किंग। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जिसने क्या बनवाई? जिसने नहरें बनवाई। क्लियर है? तो इन दो कामों से पता लगता है कि ये किसानों के बारे में काफी कुछ सोचता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे गयासुद्दीन तुगलक के अटैक, जो इसने अदर स्टेटों पर या अलग अलग जगह पर हमले किए, अटैक किए। ठीक है, कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने साउथ इंडिया, दक्षिण भारत पर, साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत, साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत पर 1321 से लेकर 1323 तक
देखा जाए तो कितने साल, 2 साल। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत पर 1321 से लेकर 1323 तक लगातार 2 साल अटैक किए थे। और साउथ इंडिया की कौन सी रियासत पर? तो याद रखना, वारंगल। कौन सी रियासत पर? वारंगल पर। तो लगातार 2 साल अभियान चलाया। अभियान को आप मिशन बोल सकते हो, किसके ऊपर? ठीक है, वारंगल पर। लेकिन इस अटैक में खुद गयासुद्दीन तुगलक नहीं गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने सन, अपने पुत्र को भेजा था। और गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र का नाम था जोना खां। जोना खां। मतलब 2 साल तक मिशन चलाया, लेकिन 2 साल के मिशन में गयासुद्दीन तुगलक खुद नहीं गया। गयासुद्दीन तुगलक ने किसको भेजा था? जोना खां को भेजा था। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य को फैलाया। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने भी कोशिश की थी। अब यहां से प्रश्न क्या बनेगा? अगर प्रश्न आ जाए, ध्यान से नोट करना, पहले आया भी हुआ है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? देखो, दिल्ली सल्तनत बेटा 1206 से शुरू होती है और 1526 तक चलेगी। 1206 से यानी कि गुलाम वंश से शुरू होगी और 1526 लोधी वंश पर खत्म होगी। तो 1206 से लेकर 1526 तक का जो टाइम है वो दिल्ली सल्तनत का है। और अगर आपको प्रश्न आए, क्वेश्चन आए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, सबसे बड़ी डायनेस्टी किसकी थी, सबसे बड़ा एरिया किसका था, तो याद रखना गयासुद्दीन तुगलक का था। क्लियर? किसका था? गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा क्या था? साम्राज्य था अब तक। तो आशा करता हूं यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद कुछ और हमले भी करेगा गयासुद्दीन तुगलक। और हमले क्या करेगा? 1324 में गयासुद्दीन तुगलक अटैक करेगा, हमला करेगा ओडिशा। ओडिशा को दिल्ली के साम्राज्य में मिलाएगा। इतिहास से कुछ और प्रश्न भी निकलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे, आगे कभी मौका लगा, अगर आप लगातार रेगुलर रहोगे, दिल्ली क्लासेस अटेंड करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, दिल लगाकर पढ़ोगे, नौकरी के लिए पढ़ोगे, ईमानदारी से पढ़ोगे, तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी इसी तरह से कहानियों के रूप में समझा दूंगा। एंशिएंट हिस्ट्री में प्रश्न आता है कि उड़ीसा का पुराना नाम बताएं। उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंगा या कलिंग। क्लियर? उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंगा या कलिंग। ठीक है, राजा अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था, वो सारी कहानी आएगी। तो ये प्रश्न आता है कई बार, उड़ीसा का पुराना नाम। और उड़ीसा में एक टेंपल है, याद रखना, वो भी कई बार पूछा गया है, कोणार्क टेंपल। कोणार्क टेंपल, ये भी प्रश्न कई बार आया। प्रश्न अगर डायरेक्ट आया कि कोणार्क टेंपल कहां पर है, कोणार्क टेंपल उड़ीसा में है। प्रश्न ये भी आएगा कोणार्क टेंपल किस गॉड के लिए है? सन के लिए, सूर्य देव के लिए है। सन यानी कि सूर्य देव। और एक प्रश्न और बनेगा कि कोणार्क टेंपल का एक नाम और क्या है? ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा, इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो 2017 का क्लरिकल का एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ ये प्रश्न है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कि ब्लैक पैगोडा किस टेंपल को कहा जाता है? कोणार्क टेंपल को कहा जाता है, जो उड़ीसा में है। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंगा है और ये सूर्य भगवान को समर्पित है। और उड़ीसा को गयासुद्दीन तुगलक ने कब जीता? 1324 में। क्लियर है? तो आशा करता हूं यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद एक अटैक और करेगा, तो कहां पर करेगा उसको देखते हैं। 1324 में गयासुद्दीन तुगलक अटैक करता है बंगाल।
और बंगाल को अपने एरिया में लाता है। यानी कि अगर देखा जाए 21 से लेकर 24 तक इसने अभियान चलाए, 26 बार ये मंगोलों से लड़ा, इसलिए इसका सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है। ठीक है, 24 में बंगाल जीता और 24 में ही उड़ीसा जीता। क्लियर? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था आपके सामने एक इतिहासकार बर्नी का, अभी किया था ना, बर्नी ने ही तो बताया था कि मुबारक शाह निवस्त्र होकर दरबार में आता था। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कि बर्नी के बारे में बताऊंगा। बर्नी कौन था? जो बर्नी था वो ग्यासुद्दीन तुगलक का दरबारी था। क्लियर है? तो बर्नी जो था वो किसका दरबारी था? ग्यासुद्दीन तुगलक का दरबारी था। और बर्नी ने ही ये लिखा है कि जो मुबारक शाह खिलजी था वो दरबार में निवस्त्र होकर आता था, उसे पुरुष पसंद थे, उसकी संगति ठीक नहीं थी। तो बर्नी कौन था? कई बच्चों के मन में ये बर्नी कौन है, बर्नी कौन है? तो बर्नी जो था ग्यासुद्दीन तुगलक के दरबार का एक राइटर था, एक इतिहासकार था। बर्नी के अनुसार ही मैं जो है ये आपको सारी कहानी सुना रहा हूं। ठीक है? और बर्नी ने एक बात और लिखी, बर्नी ने एक नाम लिखा है, एक ने, जिसको ध्यान से आपने सुनना है। ठीक है? छोटे छोटे प्रश्न बहुत बनते हैं। ग्यासुद्दीन तुगलक जिस तरह से अपना राज्य चला रहा है, जिस तरह से अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चला रहा है, जिस तरह से अपना प्रशासन चला रहा है, तो बर्नी ने ग्यासुद्दीन तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन को एक नाम दिया है। वो नाम ध्यान नोट करना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बर्नी ने ग्यासुद्दीन तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन को किस नाम से बोला है। तो बर्नी ने ग्यासुद्दीन तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है रस्मे मियाना, रस्मे मियाना। क्लियर? रस्मे मियाना। तो ये शब्द एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किया गया, प्रशासन के लिए यूज किया गया है। किसके द्वारा यूज किया गया? बर्नी के द्वारा यूज किया गया है। क्लियर है? तो एक बार कमेंट करके बता दो कि यहां तक क्लियर है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं और एक इंटरेस्टिंग कहानी शुरू करता हूं निजामुद्दीन औलिया की। मैंने आपको बताया था कि आगे आएंगे निजामुद्दीन औलिया, तो आप एक बार कमेंट करके बता दो कि यहां तक क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। मोस्टली बच्चे क्लियर बोल रहे हैं। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे क्लियर बोल रहे हैं। पट्टी चक देते सर तुसी प्रदीप, थैंक यू प्रदीप जी। ठीक है जी, तो सभी को क्लियर है? बढ़ते आगे। ठीक है, अब कहानी को ध्यान से सुनना। मेरा ये मानना है कि दिल्ली सल्तनत में सिर्फ 5 साल राज किया ग्यासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन बहुत सारे काम किए। आपने देखा ही होगा, 26 युद्ध भी लड़ लिए, दक्षिण भारत पर हमला भी कर दिया, उड़ीसा भी जीत लिया, बंगाल भी जीत लिया। अब एक नया पंगा और करेगा ग्यासुद्दीन तुगलक। क्या करेगा? ध्यान से सुनना। अब ये है ग्यासुद्दीन तुगलक, मैं जीडीटी लिख रहा हूं, जीडीटी लिखूं तो समझ जाना ग्यासुद्दीन तुगलक। तो ग्यासुद्दीन तुगलक के समय में एक सूफी संत हुए थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, हालांकि निजामुद्दीन औलिया तो इनसे पहले भी थे। मैंने आपको बताया ना कि निजामुद्दीन औलिया को खुसरो खान ने कितने रुपए दान में दिए थे? खुसरो खान ने 5 लाख रुपए दान में दिए। क्लियर?
भाई सीधी सी बात है, इससे पहले वाला जो राजा था गयासुद्दीन तुगलक से पहले राजा कौन था? खुसरो खान। उसने निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख रुपए दे दिए। अब कहानी को ध्यान से सुनना, कमेंट मत करना, ठीक है? तो भी हुआ क्या, निजामुद्दीन औलिया की पब्लिसिटी डे बाय डे बढ़ती गई, लोग इनके फॉलोवर बनते गए, इनके पास भीड़ ज्यादा इकट्ठे होने लगी। अब भी ये बात कोई आप सभी को पता है, हर जगह कान भरने वाले तो होती है, जो पंजाबी च आप गल करिए लुट्टी लाने वाले हर एक थां होते हैं, सुना होगा। अब भी कई जो लोग थे वो आकर गयासुद्दीन तुगलक के कान भरने लगे भी ये बाबा पता नहीं कौन है, हजारों लाखों लोग इसके पास आते हैं जाते हैं, ये ना हो कि बाबा सारे लोगों को अपनी तरफ कर ले और तेरा शासन उल्टा कर दे। गयासुद्दीन तुगलक हर रोज बात सुनता, हर रोज आकर इसके कान भरे जाते। अब देखो एक दिन कान भरेंगे, 2 दिन, कभी ना कभी तो आदमी उस पर विश्वास करेगा ही। गयासुद्दीन तुगलक कहता बात तो सही है यार, ये जो बाबा है ये बुढ़ा है, ठीक है, ये मेरे लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। तो गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से बहस रखने लगा, बहस समझ गए, इसे अपना दुश्मन मानने लगा सूफी संत को, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। गयासुद्दीन तुगलक एक दिन पहुंच जाता है निजामुद्दीन औलिया के पास। निजामुद्दीन औलिया अपने बैठे होते भी, अब संत थे, फक्कर बंदे पंजाबी जी सुना होगा, उस समय में होते भी थे संत पहुंचे हुए, भाई उस समय के संतों में और आज में काफी अंतर है, तो उस समय में पहुंचे हुए संत थे और पहुंच गया अपने गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक तो राजा है, निजामुद्दीन औलिया तो अपनी मस्ती में बैठे, राजा होगा तो अपने घर होगा। गयासुद्दीन तुगलक जाकर निजामुद्दीन औलिया को कहता जो 5 लाख रुपए तेरे को पिछले बादशाह ने दिए थे वो मेरे को वापिस कर दे। क्लियर है? आशा करता हूं यहां तक क्लियर होंगे भी। पिछला राजा देकर गया, ये जाकर मांग रहा है, ये इसलिए मांग रहा है कि बाबा से जो कुछ छीन लो। बाबा कहता है कौन से पैसे, कब दे के गया? तूने दिए तो तू ले ले, तूने दिए तो तू ले जा। गयासुद्दीन तुगलक कहता देख, दिए तो दिल्ली के राजा नहीं है ना, और जब पिछला राजा मर गया अगला बैठ गया तो बारिश तो वही होगा, मेरे 5 लाख रुपए वापिस दे। बाबा कहता मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मेरे पास जो 5 लाख आए, और उस समय में 5 लाख बहुत बड़ी रकम थी बेटा, आज भी बड़ी है, उस समय में सोच के देखो 5 लाख। बाबा कहता मेरे पास जो आए मैंने तो वो लगा दिए जनता की भले भलाई में, मैं संत आदमी हूं, मैंने पैसों का क्या करना है। गयासुद्दीन तुगलक कहता देख मेरे को कुछ नहीं पता तुमने कुछ करना है नहीं करना, लगाए या नहीं लगाए, सीधी सी बात है, मेरे को 5 लाख रुपए वापिस दे। अब सोचने वाली बात है बेटा, अगर आज के टाइम में कोई 5 लाख वापिस मांग ले तो देनी मुश्किल है, उस समय में तो 5 लाख बहुत बड़ी अमाउंट थी। अब निजामुद्दीन औलिया कहता भी मेरे पास थोड़ी है, मेरे को पैसों से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, मेरे को कोई मोह नहीं माया नहीं, जनता की भलाई में लगा दिए मैंने। इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से दुश्मनी बांध लेता है। निजामुद्दीन औलिया कहता होंगे तब दे देंगे जब आने यहां से, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक कहते दे नहीं देंगे, देने तो पड़ेंगे। इतने इन दोनों के बीच में ये झगड़ा चल रहा होता है, इतने देर में एक मैसेज आ जाता है, जैसे व्हाट्सएप पर आता है ना आजकल, टुपक टुपक 2 टिक्के से आते हैं, मैसेज आ जाता है। मैसेज किसको आता है? मैसेज आता है गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक को इतनी देर में मैसेज मिलता है कि महाराज रियासत के अंदर अपना जो राज है उसमें विद्रोह शुरू हो गया, विद्रोह बोले तो प्रोटेस्ट शुरू हो गया, दंगे शुरू हो गए। गयासुद्दीन तुगलक कहता भी किसकी मत है जो विद्रोह कर दिया? कहते भी विद्रोह किया है बंगाल के गवर्नर। किसने विद्रोह किया? बंगाल के गवर्नर। बंगाल के गवर्नर का नाम था बुगारा खां। बंगाल के गवर्नर का क्या नाम था? बुगारा खां। गयासुद्दीन तुगलक कहता अच्छा बुगारा खां ने विद्रोह कर दिया, इतनी हिम्मत बुगारा खां ने विद्रोह कर दिया। कभी हिम्मत का तो पता नहीं, अब तो जो करना था कर दिया, अब ये बताओ अब क्या करें। गयासुद्दीन तुगलक कहता करना क्या है, चलो बंगाल। गयासुद्दीन तुगलक कहा तो निजामुद्दीन औलिया से 5 लाख रुपए मांगने आया था, और कहा गयासुद्दीन तुगलक कहां जा रहा है? बंगाल जा रहा है। क्लियर है? कहां पहुंच गया? बंगाल पहुंच गया, ठीक है।
और जाते जाते गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया को कह गया तेरे को आके देखता हूं, पहले मैं जाकर विद्रोह दबाया। निजामुद्दीन औलिया हंसने लगे, भी अभी तो तू 5 लाख मांगने आया, भी चमत्कार कह दो या जो भी कह दो। इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक जो है रवाना हो जाता है कहां की तरफ, बंगाल की तरफ, और बाबा को वार्निंग दी जाता है आके देखो। यहां तक क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताओ, फिर इस कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूं कि गयासुद्दीन तुगलक और बाबा के बीच में क्या क्या बात होगी। तो प्लीज एक बार कमेंट करके बताओ, क्लियर है? प्लीज जल्दी कमेंट करके बता दो, क्लियर है? क्लियर, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्लास की टाइमिंग पूछ रहे हैं, मैं फिर बता दूं। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन क्लास होती है। बुधवार, वीरवार और शुक्रवार 8 से 9, ठीक है। 3 दिन क्लास होती है मेरी, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार 8 से 9 तक। और कुछ बच्चे कह रहे हैं पंजाब जी की। अगर बेटा आपका मेरे को ऑनलाइन पूरा सपोर्ट मिला, अगर आप पूरे लाइव रहे, पूरे अपडेट रहे, पूरा ईमानदारी से देखोगे, तो आपको मैं पंजाब जी की भी करवा दूंगा, करंट अफेयर भी करवा दूंगा, ज्योग्राफी भी करवा दूंगा, बायो भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, और करवाऊंगा भी कहानियों में, ये मेरी गारंटी है। कहानियों की तरह ज्योग्राफी, बायोलॉजी, पंजाब जी के करंट अफेयर हमारा आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे। अगर आप लाइव ही 10, 12, 15 होंगे, फिर मैं आपसे वादा नहीं करूंगा, फिर मैं मेरा ये सेशन पूरा करूंगा और उसके बाद अपन नेक्स्ट में देखेंगे। तो करवा मैं सब कुछ दूंगा और सब कुछ ही मैं करवाता हूं, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे। अब होता ये है कि उधर चला गया कौन, गयासुद्दीन तुगलक, विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है। मैं 2-4 मैसेज पढ़ लूं बच्चों के, सॉरी। बोर्ड क्लियर कर दो, ठीक है, कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। आज आवाज वगैरह ठीक थी, कोई दिक्कत तो नहीं रही आप लोगों को? आशा करता हूं आज सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। अब ध्यान से नोट करना, अभी बंगाल पहुंच गया, बंगाल पहुंच गया गयासुद्दीन तुगलक, और बंगाल में जाकर विद्रोह वगैरह को दबा दिया, विद्रोह को दबा दिया, ठीक है। और अब गयासुद्दीन तुगलक वहां से वापिस आ रहा है बंगाल से, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से कहां आ रहा है, वापिस आ रहा है। जब वो बंगाल से वापिस आ रहा है तो रास्ते में एक जगह आती है, एक प्लेस आता है अफगानपुर। अफगानपुर, रास्ते में एक जगह आती है अफगानपुर। इस अफगानपुर में आकर गयासुद्दीन तुगलक रुक जाता है, और यहां रुककर गयासुद्दीन तुगलक को फिर याद आती है बाबा की, कि यार वो बाबा था निजामुद्दीन औलिया, उससे 5 लाख रुपए लेने, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक अफगानपुर में बैठा होता है और मैसेज भेजता है निजामुद्दीन औलिया, एनडीओ लिख रहा हूं, निजामुद्दीन औलिया को मैसेज भेजता है अफगानपुर से। कौन मैसेज भेजता है? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक मैसेज भेजता है कि बाबा को कह मैं पहुंच रहा हूं, मेरे 5 लाख रुपए तैयार रख। तो यहां पर बाबा एक बात कहता है, बाबा कहता है जाकर कह दो अपने गयासुद्दीन तुगलक को कि दिल्ली अभी दूर है। ये शब्द आपने सुना होगा ना, दिल्ली अभी दूर है। तो याद रखना, अगर ये पूछा जाए दिल्ली अभी दूर है किसने कहा है, निजामुद्दीन औलिया को कहा है, किसे कहा है? गयासुद्दीन तुगलक को, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक तो अभी रास्ते में, रास्ते से मैसेज भेज देता है। तो बाबा कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, जब पहुंच जाएगा तो ले लेना। तो होता क्या है, होता यह है कि इसी अफगानपुर में 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। इसीलिए तो बाबा ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, मैं तो पहले दिल्ली पहुंच तो जा। तो रास्ते में मर गया अफगानपुर में कौन? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन यहां पर प्रश्न यहीं तक नहीं बनेगा, आगे भी बनेगा
क्या कि ये मरा कैसे, ये भी सोचने वाली बात है। ध्यान से नोट करना, गयासुद्दीन तुगलक का जो पुत्र था, जो सन था, जो बेटा था, जोना खान। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे, जोना खान के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक का जो पुत्र था जोना खान, होता यह है कि जो गयासुद्दीन तुगलक था अफगानपुर में जिस महल में रुकता है उसे बोला जाता है स्वागत महल। स्वागत महल, इंग्लिश के अंदर वेलकम पैलेस। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक अफगानपुर में कहां पर रुकता है? स्वागत महल में रुकता है, वेलकम पैलेस में रुकता है। और ये सारे का सारा महल लकड़ी का बना होता है, वुड का बना होता है। कहा जाता है कि जोना खान इस लकड़ी के महल को षड्यंत्र से कमजोर कर देता है और गयासुद्दीन तुगलक मॉर्निंग के टाइम इस महल के बनेरे पर, अपने पंजाबी में बोलते हैं ना बनेरा, आगे जो शेड सा बना होता है, ठीक है, उस बनेरे पर खड़ा होता है गयासुद्दीन तुगलक और जोना खान इस महल के बनेरों को कमजोर कर देता है और जो बनेरे हैं वो कमजोर होने के कारण वो गिर जाते हैं और महल के गिरने से मौत हो जाती है 1325 में अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक की। क्लियर है? तो इसीलिए निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो आशा करता हूं आप सभी को यहां तक पसंद आया होगा। ठीक है।